बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ओ भाई मोहम्मद खान ने मेरे कंधे पर थपकी देकर और हंसकर कहा, जिसे गिरफ्तार करो वो पहली बात ये पूछता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, फिर पूछता है कि कौन कत्ल हुआ है, कहाँ डाका पड़ा है। तुमने शेरों वाला काम किया है, अब बुज़दिली ना दिखाओ। अंग्रेज औरत को कत्ल करना ही बड़ी दिलेरी का काम है। हमारे हिंदुस्तानी भाई तुम्हें देखने आएंगे, तुम्हें शाबाश देंगे। मेरी हैरत का अंदाजा कौन कर सकता है। मैंने किसी अंग्रेज औरत को कत्ल नहीं किया था। मुझे इतना सा इत्मीनान तो जरूर हुआ कि मुझे इश्तिहारी मुल्ज़म समझकर गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर ये इत्मीनान ज्यादा देर कायम न रहा। खतरा ये था कि थाने वालों को ये भी मालूम करना था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, फिर मेरी असलियत का बेनकाब हो जाना जरूरी था। मैंने इधर उधर देखा, फरार मुमकिन नहीं था। मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। थाने ले जाकर मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। 1.5-2 घंटे बाद मैंने हवालात की सलाखों में से देखा कैप्टन एडिसन घोड़े पर सवार थाने में आया। उसके पीछे पीछे वो 3 आदमी आ रहे थे, जिन्होंने मेरे क्वार्टर में मुझे देखकर कहा था कि यही है। कैप्टन एडिसन तकरीबन 1 घंटा बाद वापस गया। वो 3 आदमी थाने में मौजूद रहे। मैं जानता था कि थानेदार उनके बयान ले रहा है। सारा दिन गुजर गया। शाम के बाद उन आदमियों को मैंने थाने से जाते देखा। मैं सख्त बेचैन था। कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या ड्रामा खेला जा रहा है। मैंने अपने आप को ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया कि मेरा सफर खत्म हो गया है और मेरी मंजिल फांसी का तख्ता है। रात 10:30-11 बजे होंगे कि मुझे हवालात से निकालकर सब इंस्पेक्टर के कमरे में दाखिल कर दिया गया। इकबाले जुर्म करोगे, उसने पूछा। पहले मेरा जुर्म तो मुझे बताओ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा। इकबाले जुर्म की भी सोच लेंगे। वो तजर्बाकार और खुश तबा आदमी था। उसका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। कुछ देर मेरे साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये तो उसने देख लिया था कि मैं पंजाबी हूँ। मैंने अपना जिला कैम्बलपुर बताया। उसने अता पता न पूछा। क्या तुमने कैप्टन एडिसन की बीवी को कत्ल नहीं किया, उसने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने हैरान सा होकर कहा, मैं इनकार करूंगा तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं इसके सिवा और कुछ कह ही नहीं सकता कि मैंने अभी तक कैप्टन एडिसन की बीवी को नहीं देखा। वो कहाँ कत्ल हुई है? अपने बंगले में, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और पूछा, तुम कैप्टन एडिसन को जानते हो? मैं उसे जानता हूं, बल्कि उसका मुआशका भी जानता हूं, मैंने कहा। और मैं आपको भी बता देता हूं कि कैप्टन एडिसन मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं करता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे खिलाफ उसे कोई शिकायत है। सब इंस्पेक्टर ने कहा, ये मुआशका क्या है? पहले मुझे ये बताएं कि आप इन अंग्रेजों के बंगलों में उसी तरह तफ्तीश करेंगे जिस तरह आप हिंदुस्तानियों के घरों में घुस जाते हैं और गवाहों को भी गालियों और गूंसों से राम कर लेते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा। मैं जो पूछूं मुझे वो बताते जाओ। थानेदार भाई, मैंने बेतकल्फी के लहजे में कहा, पहले वो सुन लें जो मैं कहना चाहता हूं। इससे आपकी तफ्तीश आसान हो जाएगी। लेकिन आप अंग्रेज अफसरों से डरेंगे। उनसे आप वो बातें नहीं पूछ सकेंगे जो तफ्तीश के लिए जरूरी होती हैं। मैं तफ्तीश अकेला नहीं करूंगा, उसने कहा। मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश करेगी। वो सब अंग्रेज हैं। एक अंग्रेज कैप्टन की बीवी कत्ल हो गई है। वो देसी पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर मैं उनके साथ बात करूंगा, मैंने कहा। मेरे भाई, उसने कहा, अगर कोई खुफिया बात है तो मुझे बता दो। मैं अंग्रेज अफसरों को बताऊंगा कि ये मैंने तफ्तीश की है। इस तरह मेरे कुछ नंबर बन जाएंगे। मैं आपके नंबर बना दूंगा, मैंने कहा। लेकिन मुझे ये बताएं कि कैप्टन एडिसन की बीवी कहाँ और किस तरह कत्ल हुई है। मैं आपको तफ्तीश की एक लाइन दूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि इस वारदात के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं। तुम मुझे बहुत ही अक्लमंद मालूम होते हो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन इतने चालाक नहीं हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगे। बहुत सी बातें उसने की, इससे ज्यादा मैंने की। वो मुझे बता नहीं रहा था कि कत्ल की ये वारदात किस तरह हुई है और मैं उसे नहीं बता रहा था कि मेरे पास क्या राज है। आखिर वो मान गया। उसे ये रिपोर्ट दी गई थी कि गुज़श्ता रात कैप्टन एडिसन ड्यूटी पर था। ड्यूटी से वो सुबह 3:30 या शायद 4 बजे वापस आया। सोने के कमरे के साथ वाले कमरे में उसकी बीवी
बीवी फर्श पर पड़ी थी। कैप्टन एडिसन ने नब्ज देखी, वो मरी हुई थी। इससे अगले कमरे में 2 अटैची केस खुले पड़े थे और उनमें से कपड़े वगैरह निकालकर बाहर बखेरे हुए थे। सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि मकतूला के शोर पर खानसामा और अर्दली जाग उठे। खानसामा का भाई उसके पास आया हुआ था। तीनों बंगले की तरफ दौड़े। इन्होंने मुझे बंगले में से निकलते देखा, लेकिन मैंने जब इन्हें ललकारा तो वो डर कर पीछे हट गए। बंगले के बरामदे की बत्ती जल रही थी, उसकी रोशनी में इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह पहचान लिया। जब कैप्टन एडिसन ड्यूटी से वापस आया तो इन्होंने उसे बताया कि कर्नल नॉर्थ का खास अर्दली मेम साहब को कत्ल कर गया है। सब ने अंदर जाकर देखा, मकतूला की लाश फर्श पर पड़ी थी और दूसरे कमरे में अटैची केस खुले पड़े थे। कैप्टन एडिसन ने पहले मिलिट्री पुलिस को इतला की। मिलिट्री पुलिस ने मौका पर आकर देखा, फिर मिलिट्री पुलिस ने थाने में इतला भेजी। इस थाने का सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर भागा पहुंचा। इतने में सुबह हो गई और मुझे उन तीनों आदमियों की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन एडिसन ने अपने इब्तदाई बयान में कत्ल की वजह ये बताई कि उसने मुझे 3 मरतबा इस बात पर डांटा था कि मैं कर्नल नॉर्थ की बीवी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसने दूसरी वजह ये बताई कि मैंने कर्नल नॉर्थ और उस की मेम साहब के दरमियान नाचाकी पैदा कर दी थी। कैप्टन एडिसन ने बयान दिया कि वो मुझे नौकरी से निकलवा रहा था। उसने ये भी कहा कि मैं हुक्म अदूली का आदी हूँ और ठीक आदमी नहीं हूँ, और ये भी कि मैंने कैप्टन एडिसन को धमकी दी थी कि मैं उससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। थानेदार भाई, मैंने कहा, आप दावा करते हैं कि आप तजर्बाकार इंस्पेक्टर हैं, क्या आपने इस कैप्टन के बयान पर गौर नहीं किया? ऐसी बातें हमारे देहाती इलाके में की जाती हैं, ये अंग्रेज अफसर हैं। अगर मैं बदतमीजी करता तो कर्नल की मेम साहब मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अगर कैप्टन एडिसन मुझे किसी भी वजह से नौकरी से निकलवाना चाहता तो वो कर्नल नॉर्थ को सिर्फ इतना कह देता कि ये अर्दली ठीक मालूम नहीं होता तो कर्नल मेरी छुट्टी करा देता। मोहम्मद खान, सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैंने गौर किया है, कैप्टन एडिसन का बयान बहुत कमजोर है। इससे इतनी दुश्मनी जाहिर नहीं होती कि एक हिंदुस्तानी अर्दली एक अंग्रेज औरत को कत्ल कर दे, लेकिन बात तुम्हारी भी कच्ची सी मालूम होती है। कोई ठोस और पुख्ता बात करो। शहादत और निशानदही के मुताबिक मैं तुम्हें ही कातिल समझता हूँ। एक बात अपने दिल में रख लो, मैंने उससे कहा, कैप्टन एडिसन और कर्नल नॉर्थ की बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं। कर्नल नॉर्थ शरीफ आदमी है, बीवी उसे कुछ समझती ही नहीं, वो जवान और खूबसूरत औरत है। क्या आप कैप्टन एडिसन या कर्नल नॉर्थ की मेम साहब से ये बात पूछ सकेंगे? मेरा ख्याल ये है कि अपनी बीवी को कैप्टन एडिसन ने खुद कत्ल किया है या किसी से करवाया है। ये सब इंस्पेक्टर मुझसे बार बार पूछता था कि कैप्टन एडिसन ने अगर मुझे किसी दुश्मनी की बिना पर बेगुनाह पकड़वा दिया है तो वो दुश्मनी क्या है? मैं दरअसल इस हिंदुस्तानी सब इंस्पेक्टर को असल दुश्मनी नहीं बताना चाहता था। उसने जब मुझे बताया कि मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश कर रही है तो मुझे कुछ उम्मीद बंध गई कि मेरी बात सुनी जाएगी। खतरा ये भी था कि अंग्रेज अपनी इज्जत पर पर्दा डालने के लिए मेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये भी देखा था कि अंग्रेज कानून के मामले में सच्चा था और कानून तोड़ने वाले को नहीं बख्शता था। मैं इस हिंदू सब इंस्पेक्टर को देख रहा था, कभी ऐसे लगता जैसे मेरी बातें उस पर कुछ असर कर रही हैं और कभी वो फिर डामाडोल हो जाता। उसका ये दोगला रवैया ये साबित नहीं करता था कि वो बेवकूफ था। मुलजम और मुश्तबा कितना ही सच क्यों न बोले, थानेदार को उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। ये तो मैं जानता था कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन एक थानेदार को मुतमिन करने के लिए सच की शहादत जरूरी थी जो मेरे पास नहीं थी। मैं उसे अक्लमंद और तजर्बाकार कहता हूँ। देखो मेरे भाई, उसने मुझे कहा, तुम अभी हवालात में ही बैठो और सोचो। ये भी सोच लो कि तुम्हारे खिलाफ ऐनी शहादत मौजूद है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि इकबाल जुर्म कर लो, फिर क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने उसे कहा, मुझे जलती भट्टी में लटका दो तो भी आपको मेरा इकबाल जुर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं आपको अक्लमंदी का एक रास्ता दिखाता हूँ। आप कहते हैं कि मिलिट्री पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। अगर ऐसी बात है तो मिलिट्री पुलिस मुझे जरूर बुलाएगी। आप 1-2 दिन इंतजार करें और देखें कि मिलिट्री पुलिस किस लाइन पर चलती है। मैं आपका मुलजम हूँ, इसलिए मेरी बात में आपको कोई वजन महसूस नहीं होगा। आप जैसा मुनासिब समझते हैं करें, लेकिन मेरे मशवरे पर गौर जरूर करें। मोहम्मद खान, सब इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुक
झुककर और जरा मुस्कुराकर कहा, मालूम होता है कि तुम कभी पुलिस में रहे हो या तुमने पहले भी कोई जुर्म किए हैं। हो सकता है मैं कई जुर्म कर चुका हूँ, मैंने कहा, लेकिन ये जुर्म मैंने नहीं किया। बहरहाल आप मेरे मुतल्लिक जो भी राय कायम करें, आप आजाद हैं। उसने मुझे हवालात में भेज दिया। अगला दिन हवालात में ही गुजरा। मुझसे किसी ने कुछ भी न पूछा। शाम के वक्त इस हिंदू सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि मिलिट्री पुलिस वालों का टेलीफोन आया है, वो रात को किसी भी वक्त मुझे तफ्तीश के लिए ले जाएंगे। थानेदार ने मुझे ये भी कहा कि मैं मिलिट्री पुलिस वालों पर ये जाहिर करूं कि थानेदार ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। मुझे उस पर हंसी आ गई, लेकिन मैंने उसे अपना हिंदुस्तानी भाई समझकर तसल्ली दी कि मैं उसके नंबर बना दूंगा। देखो मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर ने बेतकल्लफ दोस्तों की तरह कहा, अगर तुमने इकबाल जुर्म करना हुआ तो इन गोरों के सामने न करना, मेरे पास आकर इकबाली बयान देना। वो दरअसल तफ्तीश का हीरो बनना चाहता था। मैंने वादा करके उसे खुश कर दिया। रात के शायद 9 बज रहे थे जब मिलिट्री पुलिस का एक गोरा सार्जेंट एक गोरे सिपाही के साथ थाने में आया। मुझे हथकड़ी लगाकर उसके हवाले कर दिया गया। सार्जेंट मुझे मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर में ले गया। वहाँ मिलिट्री पुलिस का एक मेजर था। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे उसके सामने बिठा दिया गया। ये मेजर भी अच्छी उर्दू बोलता था। देखो जवान, मेजर ने कहा, तुमने एक मेम साहब को कत्ल किया है। इसके मुतालिक मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं तुमसे उस बयान के मुतालिक बात करूंगा जो तुमने एक मेजर डॉक्टर को दिया था। क्या ये ठीक है कि तुम हर रोज कर्नल साहब को काफी देते थे? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये ठीक है कि एक रात तुमने कर्नल साहब की मेम साहब को काफी में कुछ डालते देखा था? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया, ये बिल्कुल ठीक है। इस मेजर ने मुझसे बिल्कुल वही बातें पूछी जो मैं मेजर डॉक्टर को बता चुका था। मैं जान गया इसे मेरा बयान मेजर डॉक्टर ने बताया है। मैंने मिलिट्री पुलिस के इस मेजर के सामने भी वही बयान दिया जो मैं पहले दे चुका था। जरा सी भी कमी बेशी न की। उसने कैप्टन एडिसन और कर्नल नॉर्थ की बीवी की दोस्ती के मुताल्लिक मुझसे पूछा। मैंने उसे साफ लफ्जों में बता दिया कि उनकी आपस में जो मोहब्बत थी वो पाक नहीं थी। मैंने तफसील से बताया कि मैंने इन्हें कहां कहां और किस किस हालत में मिलते देखा है। कैप्टन एडिसन के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मिलिट्री पुलिस के मेजर ने पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, आप चाहें तो मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कैप्टन एडिसन के दिल में मेरी दुश्मनी ये थी कि कर्नल साहब की मेम साहब ने जिस किस्म की दोस्ती एडिसन साहब के साथ लगा रखी थी, वही दोस्ती मेरे साथ भी रखी हुई थी। मेम साहब मुझे साफ कहती थी कि उसने मुझे इसीलिए अपने बंगले में नौकरी दी है। मिलिट्री पुलिस के मेजर ने बड़ी जोर से अपने दोनों हाथ मेज पर मारे और बम की तरह गर्ज कर बोला, क्या बकवास करता है जवान? जवान जो कहता है ठीक कहता है साहब बहादुर, मैंने पूरी दिलेरी से कहा। एडिसन साहब को मालूम था कि कर्नल साहब की मेम साहब ने मेरे साथ कितने गंदे ताल्लुकात रखे हुए हैं। एडिसन साहब ने मुझे 3-4 दफा बहुत डांटा था कि मैं मेम साहब के पास न बैठा करूं। मैंने उसे कहा था कि ये बात मेम साहब से कहें, क्योंकि मैं उनके हुक्म मानता हूं। मैंने एक रोज एडिसन साहब के साथ बहुत गुस्ताखी की थी। कर्नल साहब की मेम साहब को मैंने एक दिन कहा था कि वो कैप्टन एडिसन को इतना ज्यादा पसंद करती हैं तो इनके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। इन्होंने कहा था कि जब तक कर्नल साहब जिंदा हैं मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेम साहब ने कभी तुम्हारे साथ कैप्टन एडिसन की कोई बात की थी? हाँ साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। मेम साहब ने 3-4 दफा कहा था कि कैप्टन एडिसन की बीवी खराब औरत है और वो कैप्टन एडिसन के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अब मुझे साफ बात बताओ, मेजर ने कहा। कर्नल साहब की मेम साहब ने कैप्टन एडिसन की मेम साहब को कत्ल करने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए थे? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया साहब बहादुर, मैंने जोरदार आवाज में कहा। मेरे पास कोई ऐसी शहादत नहीं जो आपको यकीन दिला सके कि मैं उस रात हर रात की तरह अपने क्वार्टर में सोया हुआ था। तुम झूठ बोलते हो जवान। मैं सच कहता हूँ साहब बहादुर। नहीं जवान, मेजर ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम अभी और सच बोलोगे। वो बाहर निकला और किसी को आवाज दी। 2 गोरे सार्जेंट दौड़े आए। मेजर ने इन्हें अंग्रेजी में कुछ कहा। एक सार्जेंट ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया, दूसरे ने मेरा दूसरा बाजू पकड़ लिया। वो मुझे इस कमरे से दूर
दूर एक और कमरे में ले गए जहाँ बिजली का बड़ा ही मध्यम बल्ब जल रहा था। वो मवेशियों का कमरा मालूम होता था। उसका सिर्फ एक ही दरवाजा था, खिड़की नहीं थी, फर्श कच्चा था और कमरे में ऐसी बदबू थी जैसे यहाँ बहुत से मवेशी बंधे रहे हों। ये दोनों सार्जेंट उर्दू नहीं जानते थे। दोनों ने मेरे कपड़े इस तरह उतारे के कपड़े फट भी जाते तो इन्हें कोई अफसोस न होता। मैंने सिर्फ एक बार कहा कि वो क्या कर रहे हैं। एक सार्जेंट ने मेरे मुंह पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि मैं अपने पांव पर खड़ा न रह सका, गिरते गिरते संभल गया। ये सार्जेंट शक्लो सूरत से और भैंसे जैसी जिसामत से पुराने जमाने का वैशी जिल्लाद लगता था। छत से दो मजबूत रस्सियां लटक रही थीं। इन्होंने रस्सियों के सिरे मेरी कलाइयों के साथ बांध दिए और रस्सियों को ऊपर खींचा। मेरे हाथ सीधे ऊपर चले गए। इन्होंने रस्सियों को और ज्यादा खींचा तो मुझे कंधों में हल्का हल्का दर्द होने लगा। इन्होंने जब देखा कि मुझे तकलीफ होने लगी है तो वहीं इन्होंने रस्सियां बांध दी। फिर वो कमरे से निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पुलिस सर्विस में 5-6 मुलजमों के साथ इससे ज्यादा जालमाना सलूक किया था। अब मैं मुलजम था और मेरे साथ वही सलूक शुरू हो रहा था। मुझे मालूम था कि ये इब्तिदा है। मैं पुलिस के अजियतनाक तरीके जानता था। मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया और अपने दिल को ये भी समझा लिया कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। पूरी रात इसी तरह गुजरी। मैं शायद थोड़ी सी देर के लिए इस पोजीशन में सो भी गया था। मैं जानता था कि मेरे जिस्म में बर्दाश्त की बहुत कुव्वत है, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि ये कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का काम करेगी। सुबह दरवाजा खोला तो मिलिट्री पुलिस का मेजर अंदर आया। उसके हाथ में छड़ी थी। उसने मेरे दोनों पहलुओं पर आहिस्ता आहिस्ता छड़ी मारी, फिर हाथ ऊपर करके मेरे बाजुओं पर छड़ी मारी। तुम बहुत मजबूत आदमी हो, उसने कहा। अगर अभी बोल पड़ो तो मैं तुम्हें इस कमरे से निकाल दूंगा। अगर नहीं बोलोगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं कि हम तुम्हें किस जहन्नम में डालेंगे। डाल दें साहब बहादुर, मैंने कहा। मैंने एडिसन साहब की मेम साहब को कभी नहीं देखा था और जिन 3 आदमियों ने कहा है कि इन्होंने मुझे उस रात एडिसन साहब के बंगले से निकलते देखा था, मैंने उनकी कभी सूरत भी नहीं देखी थी। साहब बहादुर, मैंने सुना था कि अंग्रेज इंसाफ करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अंग्रेज पुलिस ऑफिसर तफ्तीश और सुरागरसानी पूरी दयानतदारी से करते हैं, लेकिन आप अपनी एक मेम साहब और एक कैप्टन साहब बहादुर को बचाने के लिए मुझे अजियत देकर मुझसे इकबाल जुर्म कराना चाहते हैं। आप एक मेम साहब के इस जुर्म पर पर्दा डाल रहे हैं कि वो अपने साहब को काफी में जहर पिलाती रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मालूम था कि मेम साहब कर्नल साहब बहादुर को हर रात जहर पिलाती है, उसने कहा। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं कर्नल साहब को बता देता। मैंने कहा, अगर मैं जहर पिलाने के जुर्म में शरीक होता तो मैं मेजर डॉक्टर साहब को हरगिज ना बताता कि मैंने मेम साहब को काफी में कुछ मिलाते हुए देखा है। मेजर डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बात पूछनी नहीं थी, बल्कि मैंने बगैर पूछे बताई थी। हम इंसाफ करेंगे जवान, मेजर ने कहा। चलो हम तुम्हें सोचने का एक और मौका देते हैं। वो कमरे से निकल गया। रात वाले दोनों सार्जेंट अंदर आए। उन्होंने रस्सियां खोल दी और मुझे कपड़े पहनने को कहा। मेरे बाजू अकड़ गए थे। जब मैंने बाजू नीचे किए तो दोनों कंधों में शदीद दर्द की लहर उठी। वो मुझे कपड़े पहनने के बाद कमरे से ले गए और हवालात जैसे एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरे लिए दाल और 2 रोटियां आ गई। मैंने ये खाना खाया और फर्श पर लेट गया। फौरन बाद मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो दिन गुजर चुका था, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि रात कितनी गुजर गई है। एक गोरा संतरी मुझे देखने के लिए हवालात के सामने आन खड़ा हुआ तो मैंने इशारे से उससे वक्त पूछा। उसने हाथ की 2 उंगलियां दिखाई। मैं समझ गया कि रात के 2 बज गए हैं। मैं फिर फर्श पर लेट गया और बाकी रात आंखों में गुजर गई। अगला पूरा दिन हवालात में गुजर गया। फिर रात भी गुजर गई। मेरे पास ना कोई आया, ना मुझे तफ्तीश के लिए या एजार सानी के लिए हवालात से निकाला गया। इससे अगले दिन का पिछला पहर था जब मुझे एक गोरे सार्जेंट ने हवालात से निकाला और अपने साथ मिलिट्री पुलिस के मेजर के दफ्तर में ले गया। मैंने देख लिया था कि वो तीनों आदमी जिनकी झूठी निशानदही पर मुझे गिरफ्तार किया गया था, बरामदे में फर्श पर बैठे थे और 2 गोरे सिपाही उनके साथ खड़े थे। मैं जब मेजर के कमरे में गया तो उसने बुलंद आवाज से अपनी जुबान में कुछ कहा। एक सार्जेंट उन 3 आदमियों से एक को अंदर ले आया और उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या इस आदमी को तुमने उस रात बंगले में से निकलते देखा था? मेजर ने उस आदमी के कंधे पर 2-3 बार छड़ी मारकर पूछा और उसका जवाब सुनने से पहले कहा, तुम्हारा कैप्टन साहब बहादुर
बहादुर पकड़ा गया है। अब बोलो, तुमने इस आदमी को देखा था या नहीं? उस गरीब से नौकर ने हाथ जोड़ दिए और रुंधी हुई आवाज में बोला, नहीं साहब बहादुर, मैंने इस आदमी को नहीं देखा था। वो रो पड़ा और कहने लगा, हम पेट की खातिर आपकी नौकरी करते हैं, हमें जो हुक्म मिलता है वो बजा लाते हैं। कैप्टन एडिसन साहब बहादुर ने मुझे और अपने अर्दली को हुक्म दिया था कि हम ये कहें कि हमने कर्नल नार्थ साहब बहादुर के अर्दली मोहम्मद खान को बंगले में से निकलते देखा था। कैप्टन एडिसन ने तुम्हें किस वक्त ये हुक्म दिया था? मेजर ने पूछा। सुबह सवेरे, उस शख्स ने जो कैप्टन एडिसन का खानसामा था जवाब दिया। कैप्टन साहब बहादुर ने मुझे और अपने अर्दली को बंगले में बुलाया। मेरा भाई मुझसे मिलने आया हुआ था, वो मेरे साथ बाहर निकल आया। कैप्टन एडिसन साहब ने उसे देखा और पूछा, ये कौन है? मैंने इन्हें बताया कि ये मेरा भाई है। कैप्टन एडिसन ने कहा कि इसे भी साथ ले आओ। हम तीनों को कैप्टन साहब बहादुर बंगले के अंदर एक कमरे में ले गए। वहाँ फर्श पर मेम साहब की लाश पड़ी हुई थी। कैप्टन साहब बहादुर ने हमें 20-20 रुपए दिए और कहा कि पुलिस को तुम ये बयान देना कि मेम साहब के शोर पर तुम तीनों जाग पड़े और बंगले की तरफ गए। बंगले में से एक लंबा तिरंगा आदमी निकला जिसे तुमने पहचान लिया। वो कर्नल नार्थ का अर्दली मोहम्मद खान था। मैंने कैप्टन साहब बहादुर से कहा कि मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। अर्दली ने भी यही बात कही, मेरे भाई ने भी उसे नहीं देखा था। कैप्टन साहब बहादुर ने कहा कि पुलिस आएगी तो हम मोहम्मद खान को गिरफ्तार करने जाएंगे। कैप्टन साहब बहादुर ने हमें मोहम्मद खान का कादबुत और हुलिया बताया और कहा कि मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम कहना कि यही आदमी था। साहब बहादुर, हमने वैसे ही कहा जैसे कैप्टन साहब बहादुर ने कहा था। मेजर के इशारे पर इस आदमी को बाहर ले गए। फिर एक और आदमी को लाया गया जो मुझे पता चला कि कैप्टन एडिसन का अर्दली था। इससे भी मेजर ने बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल वही सवाल पूछे। उसे भी मेजर ने बताया कि कैप्टन एडिसन अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है। ये सुनते ही अर्दली ने बिल्कुल वही बयान दिया जो खानसामा दे चुका था। इसे भी बाहर ले गए और तीसरे आदमी को लाए जो खानसामा का भाई और मेहमान था। उसने जो ही मेजर ने पूछा कि तुम इस आदमी को वारदात से पहले कभी देखा था, उसने साफ कह दिया कि इसने न पहले कभी मुझे देखा था न कैप्टन एडिसन के बंगले में उसे भी बाहर ले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।